नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हेलो हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। आज हमारे साथ हैं अमरजीत। हम अमरजीत से जानेंगे परीक्षा के दौरान क्या क्या मुश्किलात आई, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। अमरजीत, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए अपने बारे में कुछ बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कहाँ हुई? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जिले से पूरी की। मैं रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हिंदी ऑनर्स में किया और उसके बाद मैं अभी तैयारी में ही व्यस्त हूँ और ये बीपीएससी का ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। तैयारी के दौरान या खास करके हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि जब हम किसी से पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, तो बचपन से ही बताने लगते हैं कि हमें ये बनना है। तो कब आपने ये डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तरफ जाना है? कब ये लगने लगा और कब सही समय होता है कि जब आप शिफ्ट करते हैं कि अब ये सही समय है, अब हमें तैयारी करनी चाहिए? रही बात हॉबी की या हम लोग के मतलब इसकी दृष्टिकोण की, तो जैसे हम जिस पृष्ठभूमि से हम बिलोंग करते हैं, हमारे से लोग बिलोंग करते हैं, तो हॉबी जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। और सिविल सर्विसेज में जैसे आने की बात हुई, तो 12वीं के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की ओर जाऊँगा। इसी कारण मैंने अपना स्ट्रीम भी चेंज किया था मैथमेटिक्स से इधर साइड ह्यूमैनिटीज़ की तरफ। और उसके बाद मैंने थर्ड ईयर से मैं ठीक से तैयारी में जुट गया था। और सबसे अच्छा टाइम यही होता है कि आप कॉलेज के 1-2 वर्षों को एंजॉय करो, उसके बाद थर्ड ईयर से आप डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करो। क्योंकि आपने कॉलेज के दौरान अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो एक द्वंद्व होता है ये कि क्योंकि हम कॉलेज में हैं, तो कॉलेज की एक अपनी ज़िंदगी होती है, कॉलेज होता है, सोसाइटीज़ होती हैं और भी बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं जो कॉलेज में होती हैं। तो उस दौरान समय निकालना और फिर पूरी तरह से अपने को डिवोट कर देना कि हम अब तैयारी करने जा रहे हैं, इस द्वंद्व को आपने कैसे देखा? ये मैनेज करना होता है। मतलब आप जैसे हम लोग आए रीवा से दिल्ली आए, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास समय कितना है, हमारे पास प्लान बी क्या है, अपॉर्चुनिटी कितनी है। और जैसे होता क्या है ना, समय कब निकल जाता है पता नहीं चला। और हम लोग वैसे जिस दौर से आए हैं, कोविड के दौर से आए हैं, 2 साल तो ऐसे निकल गए पता ही नहीं चला जीवन के। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि जीवन की चुनौतियाँ क्या हैं। इसलिए थर्ड ईयर से निश्चित तौर पे आपको सीरियस हो जाना चाहिए। यदि आप नहीं हो सकते हैं तो आप कोई अन्य विकल्प चुना सकते, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक लेवल की गंभीरता की मांग जरूर करती है। आपने प्लान बी की बात की, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर जैसे हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, हम जिन जिन घरों से आते हैं वहाँ पे ये बताया जाता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा। तो आपको इस फील्ड में जाने का ख़्याल क्या खुद से आया, स्वतः प्रेरणा से आया या फिर घरवालों का जो एक परंपरा में चला आया है वहाँ से था? नहीं, परंपरा के आधार पर देखें तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का ज़्यादा स्कोप है। मेरे बड़े भाई इंजीनियर ही हैं बेंगलुरु में भी। तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का है, लेकिन परंपरा से नहीं आया। मेनली हमारा फोकस हमको सिविल सर्विसेज अच्छा लगता है, इस कारण से मेरा स्वयं का रुझान रहा, ना कि परंपरा रही, ना कि पृष्ठभूमि रही। आपने प्लान बी की बात की और आपने ज़िक्र किया कि आपने थर्ड ईयर में तैयारी शुरू कर दी। थर्ड ईयर ही वो समय होता है जब आप मास्टर्स के लिए सोचना शुरू करते हैं और आपने मास्टर्स नहीं किया है। तो सीधे-सीधे मास्टर्स, क्योंकि एक सेफ करियर फील्ड के तौर पे हम मास्टर्स करने का सोचते हैं, तो मास्टर्स छोड़कर जब आप मास्टर्स छोड़ रहे थे, तो क्या ये डर नहीं लगा कि सिर्फ़ यूपीएससी की तरफ जाते हुए कि मैं बाकी अपने दोस्तों से पिछड़ रहा हूँ या अगर यूपीएससी ना हुआ तब फिर क्या? स्वाभाविक सी बात है, हर एक मतलब छात्र के मन में ये प्रश्न घुमड़ता ही है। तो मेनली क्या, मैंने लगातार मैं एग्जाम में व्यस्त रहा, तो मुझे अन्य विकल्प देखने का मतलब अवसर ही नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि मैं मास्टर के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड रखता था, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था और प्लान बी के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था। और सच बात यह है कि सच में डर लगता है कि यार नहीं होगा, क्या होगा, ये रियलिटी है, हमको फेस करना पड़ेगा और इस बात से हम भाग नहीं सकते हैं। और मेरे मन अंदर भी यार, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं, मेरे प्लान बी कोई वो नहीं था, बिल्कुल था, डर था जीवन को लेके, मतलब था डर। और इसीलिए मैंने प्लान बी के तौर पर सोचा था कि मैं कोचिंग ऑप्शन को परस्यू करूंगा, इसलिए प्लान बी के तौर पर मैंने वही रखा था। लगातार जब हम क्योंकि यूपीएससी एक लंबी प्रक्रिया होती है, हम कई बार बहुत उत्साहित होते हैं और कई बार हम हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब आप परेशान होते थे, तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते थे? सच बात यह है कि मतलब मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान कभी परेशान नहीं रहा। मतलब परेशानी इन द सेंस 1-2 दिन का चलता है, लेकिन एक लंबा टाइम, जैसे कुछ लोगों के जीवन में 1 महीने आ जाता है,
मेरे जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए, जैसे यूपीएससी का मेंस मैंने दिया, कुछ मार्क्स में फेल हो गया, फिर अगली बार ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स ही नहीं क्वालीफाई हुआ, तो एक बड़ा सेटबैक लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, और प्रीलिम्स में ना क्वालीफाई नहीं हो पाया सी-शर्ट के कारण, तो ये अपने को मतलब ये एडजस्ट होने में मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे हो गया। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्त मिलेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, अकेले मत रहो आप ऐसे समय में, आप दोस्त रहेंगे तो आप हँसोगे, खेलोगे। और मेरी क्रिकेट खेलने की बहुत आदत रही है, तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, तो कभी-कभी सुबह-शाम चला जाता था। शाम को और उसी पर चर्चा और फिर आदमी चिल रहे हैं, खाना-पीना। तो ये एक माध्यम है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्रिकेट खेलना है, आपको एक ग्रुप में परस्यू रहना है, अकेले नहीं भागना है, ग्रुप में रहना है। तो ग्रुप में रहने के कारण और ग्रुप को भी पॉजिटिव लोगों को रखना है, तो उसके कारण आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा। और सफलता क्या है, इंतजार मांगती है, ये सिविल सर्विस धैर्य का काम है। तो आप धैर्य रखिए, अपने समय का इंतजार कीजिए, आप जो कोर है मतलब तैयारी का जो कोर है, कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ते रहिए, और बिना किसी झिझक के आप अपने समय का इंतजार कीजिए। जरूर अगर मेहनत कर रहे हैं आप तो सफलता जरूर मिलेगी। आपने दोस्तों का ज़िक्र किया। कई बार जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, या हमें ऐसा सुनने में मिलता है कि आपको दुनिया से कट जाना चाहिए, आपको एकदम से एकांत में रहना चाहिए। तो दोस्त कितने ज़रूरी, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पे लोग अकेलेपन से ग्रसित हैं, लोगों को तनाव हो रहा है, अवसाद हो रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों का, खास करके उसके साथ साथ परिवार का, क्योंकि कितना योगदान हो जाता है उनका। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस प्रक्रिया में मतलब ये आ जाता है, ऐसा डिप्रेशन का दौर ज़रूर आता है, लेकिन आप उसको डिप्रेशन को एज अ डिप्रेशन लो ही मत, सिंपल सी बात है। हम लोग जहाँ से आए हैं ना, वहाँ ये सब होता नहीं है, अकेलापन, हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं, तो यही यहाँ भी अप्रोच रखनी चाहिए। ये नेहरू बिहार का माहौल भी ऐसा ही है, यहाँ कोई अकेला आपको रहने नहीं देगा, बशर्ते आप स्वयं न चाहे तो इस संदर्भ में मेरा यही मानना है कि आप जो है तो इन नकारात्मक भावनाओं से बचें, और तैयारी के दौरान आप एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। एक हुआ होता है यूपीएससी की तैयारी करने वालों में कि यार ना 18-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो ये इसकी कितनी सच्चाई होती है, और आप कितना पढ़ते थे? नहीं, मैं ना 18 घंटे पढ़ता था, ना बहुत कम पढ़ता था। मैं एवरेज 5 से 6 घंटे डेडिकेटेड तरीके से ज़रूर पढ़ता था। 5 से 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 5 से 6 घंटे क्वालिटी। ये ऐसा नहीं है कि आप जिन से पढ़ रहे हैं, किताब खुली हुई है। क्वालिटी आप 5 से 6 घंटे पढ़ो, 1-2 घंटे अगर एडिटोरियल डिस्कशन के माध्यम से 8 घंटा पर्याप्त है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखनी है। एक मैं पिछले प्रश्न का उत्तर ज़रूर उसमें ऐड करना चाहूँगा कि मेरे मतलब परिवारजनों का भी बड़ा योगदान रहा। मेरी माताजी ने ही मुझे हम लोगों को पढ़ाया, और मेरे पिताजी का लगातार सपोर्ट रहा, और इस तैयारी के दौरान भी मतलब कई बार असफलताएँ मिले, तो मेरे पापा जी और माताजी कभी ऐसा दबाव नहीं रहा। तो मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा दबाव मत डालें। अब बच्चे को अपने मन से करने दें, अगर वो सच में डेडिकेटेड है तो कुछ ना कुछ प्लान भी, और उसको करियर की चिंता है, ऐसा नहीं कि नहीं चिंता है, तो आप उसके ऊपर विश्वास बनाए रखें। सब सच बात है कि सिर्फ वो अपने परिवार से सपोर्ट चाहता है, बाकी किसी के सपोर्ट की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी छात्र को परिवार का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो सकारात्मक रहता है, उसको सफलता मिलती है। अमरजीत, मेरा एक सवाल यह था कि माध्यम को लेकर बहुत बात होती है कि कौन सा माध्यम चुने। हिंदी हिंदी माध्यम का जो हम रिजल्ट देखते हैं तो लगातार वो खराब होता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कंटेंट का मामला है, या फिर बोर्ड की में ही कुछ बायस होता है, जिसके चलते हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? आपका माध्यम क्या रहा, और क्या इस चीज़ को आप, इस बहस को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा माध्यम हिंदी रहा, और मैं इस संदर्भ में ये देखना चाहता हूँ कि देख रहा हूँ कि कई बार ये बहस उत्पन्न होती है कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कोर क्या है। हम ऐसा नहीं, हिंदी माध्यम के जो बच्चे आते हैं उनकी पृष्ठभूमि आमतौर पर कमजोर होती है, इस कारण से उनको मेहनत ज़्यादा लगती है। कंटेंट, हाँ ये बात सत्य है कि हिंदी में उतने क्वालिटी कंटेंट नहीं है जितना इंग्लिश में है, इस बात को हमको स्वीकारना पड़ेगा। तो हम लोग को प्रयास ये करना चाहिए कि इंग्लिश कंटेंट का भी सहारा ले। जैसे मैं एडिटोरियल डिस्कशन देखता था ओनली इसका, उनको श्रेय देना चाहूँगा मैं, तो आप उसका सहारा ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोशिश कीजिए कि इन नकारात्मक भावनाओं से बचें। ये तो सिर्फ आपने पूछा कि माध्यम की बहस, किसी प्रकार की बहस हो, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, बिहार में जा रहा हूँ, तो बिहार में हमारे साथ भेदभाव होगा, ये नकारात्मक भावना है। नहीं, मैंने नहीं सोचा, किसी को नहीं सोचना चाहिए। या मैं उत्तर प्रदेश का भी मेंस लिखा तो मैं सोचूं कि उत्तर प्रदेश भेदभाव होगा, तो ये भी नहीं सोचना है। हमारे हाथ में क्या है, हमको वो सोचना है।
और बोर्ड के हाथ में क्या है, आयोग के हाथ में क्या है, वो उनको सोचने दो। ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं करेगा जो इस प्रकार की चीज़ें रखेगा, और उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो छाँटेंगे। हमको उनके प्रति पॉजिटिव नज़रिया बनाए रखना है। वो सब प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमें समझना होगा इस बात को। किताबों का, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे कंटेंट बहुत उपलब्ध है, बहुत सारी किताबें हैं, तो सवाल ये आ जाता है कि क्या क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? क्या सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर हमें सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ती है? तो आपने किताबों का चुनाव किस तरह से किया? क्या-क्या ऐसी किताबें रहीं जो आपको लगता है कि उन्हें पढ़ना चाहिए और आपके लिए सहायक रहीं? हमें लगता है कि किताबों को लेकर थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा बिखराव से सोचना चाहिए, और मैं भी सेलेक्टिव ही रहा। मैंने अपने, आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी, मैंने स्पेक्ट्रम कभी नहीं पढ़ी। तो ऐसा नहीं है, ट्रेंड पैटर्न है कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक है, इसमें मान रहा हूँ, लेकिन आप किस में सहज हैं। सबसे बेहतर ये है कि लक्ष्मीकांत को रखो, राजेश मिश्र सर की पुस्तक है उसको रखो, और अपने कोचिंग के नोट्स रखो, उसके बाद अपना स्वयं का नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, और उन पर उनको बार बार पढ़ो। एक चीज़ बना लो तो उसी को बार बार पढ़ो। मैंने कोचिंग क्लास की थी डॉक्टर मंजेश कुमार से, तो फिर मैं उसी उसी को ही बार बार पढ़ता रहा, जबकि वो बहुत कम था, लेकिन उसी को ही बार बार पढ़ता रहा। तो आपको विश्वास दर्शाना पड़ेगा कि इसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरा अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा जमाइए कि यही कंटेंट है जो हमें सफलता दिलाएगा। बार बार इधर उधर से चीज़ें पढ़ना, और फिर आपको खुद स्वयं कंफ्यूज होंगे, और फिर आप लिखना भी तो रहता है। लिखना मतलब आप बहुत बार उस चीज़ को पढ़ें तब आप लिख पाओगे। तो इसमें कंटेंट में दिखावा में ज़रूर बचना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपना सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएं। जो आपको पढ़ना है वो आप रख लें, और ज़्यादा किताबें इकट्ठा करने से बचें। जो कोर प्रिंसिपल, जो कोर मांग है सिलेबस की, उसको पढ़ें, और उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अगला सवाल आंसर आंसर राइटिंग से ही जुड़ा हुआ है। आंसर राइटिंग का सही समय क्या है? क्या जब एक बार सब कुछ पढ़ डालें तब वो शुरू करें, या फिर जितना पढ़ते चलें उसके उत्तर के लिए अभ्यास करते चलें? मतलब एक बार ये है कि जितना पढ़ते रहें ये भी तरीका अच्छा है, और दूसरा ये है कि एक बार पढ़ लो वो भी तरीका अच्छा है। कोशिश ये करना चाहिए बैलेंस। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा लिखो कम, लेकिन एक बार तैयारी हो जाए उसके बाद खूब लिखो। तो एक मध्यम मार्ग अपनाएं तो बेहतर रहेगा इस संदर्भ में। अमरजीत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप स्टेट और यूपीएससी की तैयारी, स्टेट सर्विसेज की तैयारी साथ में कर रहे थे, तो क्योंकि कुछ कुछ पाठ्यक्रम भी अलग होता है, तो इन दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या है ना कि आप एक 2 अटेम्प्ट आप सीरियस तरीके से यूपीएससी को दो, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद आप प्रयास करो कि अन्य विकल्प देखो स्टेट पीसीएस की ओर। तो जैसे इसमें क्या होगा कि आपको, जैसे मान लीजिए यूपी पीसीएस अटेंड करना है, ये बिहार पीएससी के प्रीलिम्स की बात करता हूँ मैं। तो आप जो यूपीएससी पढ़ रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है। आप क्या करो, फैक्चुअल बेस को अपना मजबूत करो। तो जैसे मैंने घटना चक्र का सहारा लिया, आप घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं, और उसको फैक्चुअल बेस को मजबूत कर लो। उसके बाद आपका बेसिक तगड़ा हो जाएगा। जिस दिन आपका बेसिक तगड़ा होगा उस दिन आपका प्रीलिम्स निकलना शुरू हो जाएगा। और जब आपका प्रीलिम्स निकलना लगातार शुरू हो जाए तो समझ लो कि आप सफलता के एकदम नजदीक है। कोई कुछ भी बोलता है, फर्क नहीं पड़ता। आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो तो अपने पर भरोसा रखो, सफल हो जाए। तो इस प्रीलिम्स आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और रही बात मेंस का, तो यूपी पीसीएस के लिए इस बार 5-6 पेपर जोड़ दिया है, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें से कुछ, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की गरीबी की समस्या, तो उस समस्या के कारण वही रहेंगे। बस आप समाधान कुछ केंद्र के और कुछ राज्य सरकार के, तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे तो वो भी हो जाएगा आपका। और बिहार पीएससी की जहाँ तक बात है, तो आप बिहार पीएससी के लिए कुछ हिस्ट्री सेक्शन में, और इसके लिए कुछ पॉलिटी सेक्शन में थोड़ा आपको जरूरत पड़ेगी, या बिहार के उद्योग के लिए, बिहार के लिए। तो उसके लिए आप 20-25 प्रश्न हैं, आप उसको तैयार कर लीजिए, स्कीम्स तैयार कर लीजिए, प्रॉब्लम्स तैयार कर लीजिए। प्रॉब्लम तो आपको पता है, वही जो केंद्र के लिए, मतलब जो ओवरऑल है वही है, बस आपको डेटा तैयार कर लेना है उसके लिए। तो इसके लिए आप केबीसी नैनो एक पुस्तक आती है, उसका सहारा ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। आप उसके माध्यम से आप बिहार पीएससी का मेंस कवर हो जाएगा आपका। और बिहार पीएससी की ऐसे की रणनीति है, तो ऐसे के लिए आप जैसे यूपीएससी के ऐसे लिखते हैं, आप उसी अप्रोच अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपने देश के सबसे अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, हिंदू कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है। इस पूरी प्रक्रिया में, तैयारी की प्रक्रिया में कितना योगदान रहा कॉलेज का, और वहाँ का से जो संचित ज्ञान रहा आपका, वो कितना महत्वपूर्ण रहा? तैयारी के दौरान मैंने, मतलब कॉलेज को ऐसा सोचा था कि कॉलेज और तैयारी को दोनों को साथ साथ लेके चलना है, तो उतना मैं कॉलेज में इन्वॉल्व नहीं रहा। परंतु फिर भी कॉलेज के दौरान जो मुझे एक्सपोजर मिला वो मेरे लिए बड़ा, मतलब महत्वपूर्ण रहा।
एग्जाम्पल के लिए जैसे वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए 1 हफ्ते ही थे तैयारी करने के लिए अभी बीपीएससी के लिए, तो वो मेरा कॉलेज का ही अनुभव आया, वो फ्रैंकनेस, वो कॉन्फिडेंस, वो कॉलेज से ही आया, क्योंकि मैं उस दौरान बड़े बड़े लोग आते रहते कॉलेज में, हम मिले हैं, तो कोई डरने की बात नहीं थी। तो वो कॉन्फिडेंस काम आया मेरे इस कॉलेज के दौरान। दूसरा ये रहता है कि आप जाते रहते हो लेक्चरेट सेमिनार, मैं क्या है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में ही ज़्यादा एक्टिव रहा, तो उस दौरान मैं तरह तरह के नॉलेज लेता रहा, तो उसका भी मुझे बड़ा लाभ हुआ। तो निश्चित तौर पर कॉलेज का पढ़ने का मतलब अच्छे कॉलेज पढ़ने का महत्व होता है, परंतु हाँ, ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से भी पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि तय मानक है उसके, आप कहीं से पढ़िए, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो मतलब गाँव के कॉलेज से पढ़ के आए हैं और यहाँ झंडे गाड़ दिए हैं। इंटरव्यू को लेकर बड़ा हुआ अफवाह उड़ती है, क्या पूछा गया था आपसे? इंटरव्यू के लिए मतलब सामान्य प्रश्न थे, मेरे हिंदी बैकग्राउंड से पूछे गए कि बायोमेट्रिक की आत्मकथा किसने लिखी, कुछ फैक्चुअल प्रश्न थे। पूर्णिया का नाम पूर्णिया क्यों पड़ा, बक्सर से कौन से साहित्यकार थे, रेणु ने कौन से फिल्म लिखी जिसपे ऐसा कौन सा साहित्य लिखा, साहित्य के प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे, G20 में बिहार की समस्याएं उपलब्धियां, एक सामान्य से ही प्रश्न पूछे गए, एक्सपेक्टेड लाइन में ही था। तैयारी के दौरान लगातार न्यूज़पेपर और मैगजीन का सवाल आता रहता है कि कौन सी मैगजीन पढ़ें और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कंटेंट के हिसाब से भी, और क्या उसमें है कि नहीं है, हिंदी का पढ़ें कि अंग्रेजी का पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले भी क्या अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें? न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा सीरियसली, लेकिन ये है कि मैं पर डे क्या करता था, एक बार 5 मिनट या 7 मिनट दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय का संस्करण होता है उसको एक ओवर थ्रू करता था। ऐसा मतलब तैयारी के दौरान हुआ, कंटिन्यूअसली नहीं हुआ, शुरू में कर रहा था, बाद में नहीं कर रहा था, अभी जैसे नहीं कर रहा हूँ 1 साल से। तो उस दौरान क्या होगा, एक बार आपको ये पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया मैं 1 ईयर से ट्यूटोरियल पर डे देखता था, तो उसके माध्यम से आप जो मेन चीज़ें उसके बाद उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। और फिर आप क्या कीजिए कि आपको जो सही लगे, विजन एस्क मैगजीन से मैंने नहीं किया, मैंने ओनली एस्क का प्रीलिम्स बूस्टर देखता था, तो वो 2 मैं सहारे लेता था और उसके मेरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता था। और कोशिश कीजिए ना कि आप जैसे एक ही 1 ईयर से ट्यूटोरियल है तो उसको आप 2-3 बार देख डालिए, ना कि इधर उधर 4 जगह से देखें, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और जब चीज़ें याद हो जाएंगी ना, क्या होता है कि हर तीसरे दिन चौथे दिन वही घटना, वही चीज़ें रिवाइज होती हैं, और वही आपको करना है मल्टीपल बार। तो उसे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने नोट्स कम से कम 50 बार रिवाइज किए होंगे, और अगर मैं और कंटेंट के पीछे पढ़ता तो मैं 10 बार भी रिवाइज नहीं कर पाता। तो इसलिए मतलब कम समय में आपको पढ़ना है तो अपने नोट्स पे ही आप भरोसा जमाएं, या आप जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसी को बार बार पढ़िए, उससे आपका बेस अच्छा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जैसे मुझे आज भी कोई बोले कि यूपीएससी मेंस लिख दो तो लिख दूंगा और ठीक ठाक लिख दूंगा। इसके कारण क्यों चीज़ें याद है, क्योंकि वही बार बार पढ़ रहा हूँ, उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहा हूँ। अगर मैं बिखराव में जाता तो शायद मतलब थोड़ी चीज़ें ये बहाना बनाता कि यार रिवाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब नो डाउट पढ़ने के बाद लिखूंगा तो अच्छा और अच्छा लिखूंगा, लेकिन ऐसा है कि लिख दूंगा, ठीक ठाक लिख दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। रिजल्ट आने पे आपने सबसे पहले किसे बताया और क्या रिएक्शन था सबका? मतलब सबसे पहले तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब 3-4 सालों से लगातार एग्ज़ाम की जर्नी में घूम रहा हूँ, तो असफलता नहीं लगी हाथ, फाइनल सफलता नहीं लगी हाथ, तो माता जी का रिएक्शन मतलब और देख तो नहीं पाया, लेकिन फ़ोन से इतना समझ में आया कि हाँ भावुक पल है, और हमारे लिए भी मतलब बड़ी खुशी का दिन था। मेरे दोस्तों ने बड़ा उत्साह दिखाया और खुश रहे, और ये एक सफलता होती है तो ये किसी भी व्यक्ति की, हम जिस पृष्ठभूमि से आए तो हम लोग की अकेली सफलता है नहीं, ये कलेक्टिव सफलता है। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों, माता पिता, अपनी बहनों रानू, नेहा और राखी, और अपने बड़े भाई नीरज, और अब इसके अलावा अपने मित्र अश्विनी भैया, कुलदीप भैया, आशीष, शुभम, अंकित भैया, इन सभी को देना चाहूँगा। आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया और रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन 2023 में हुआ। 4 साल का अंतराल रहा। कभी गांव में जाते थे तो लोगों का ये नहीं रिएक्शन रहता था कि नौकरी नहीं लगी, इतने दिन से क्या कर रहे हो? तो रिजल्ट आने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली और उनका रिएक्शन अब कितना बदल गया है? उनका रिएक्शन जानने के लिए मैं भी घर नहीं गया, लेकिन हाँ, जैसे मैं अभी 10 दिन पहले ही घर गया था, तो सबको, जैसे गांव में हम लोग जिस पृष्ठभूमि से हैं वहाँ अपने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग की भाषा में बोलते थे, अब हम मुझको कितना समय वो लागी। तो तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास बड़ा कठिनाई महसूस करता,
और कोई नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सबका सहयोग रहा है, चाहे कोई भी हो। थोड़ा बहुत स्वाभाविक है वो, हम मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत एलीट क्लास से हो गए फिर भी स्वाभाविक है वो चीज़ें। तो आप उसको सहज तरीके से लो। होता क्या है कि परफॉर्मेंस प्रेशर था, और परफॉर्मेंस प्रेशर कभी-कभी पॉजिटिव भी काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नेगेटिव है। जैसे 2021 का मैंने मेंस लिया तभी परफॉर्मेंस प्रेशर काम कर रहा था, मैंने उसको पॉजिटिव भी लिया। वो बात अलग है, परफॉर्मेंस प्रेशर थोड़ा कभी-कभी हानिकारक भी हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं लो, आप उसको बैलेंस करो और लगे रहो, यानी आप उनकी बात में ज़्यादा ध्यान मत दो, वो आपका भला ही चाहते हैं, आप इसको ध्यान रखिए कि भला ही चाहते हैं। हाँ, कभी-कभी बातें लग जाती हैं वो क्योंकि हम लोग भी यार, इतना जब एग्ज़ाम नहीं होता ना, फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है। तो लग जाती है, लेकिन उसको आप इग्नोर करो और अपने मार्ग में लगे, अपने लक्ष्य में लगे रहो। निश्चित तौर पे कभी न कभी ऐसा दिन आता है कि वो लोग आपके बारे में सही बोलने लग जाते हैं। अमरजीत, मेरा आखिरी सवाल यह है कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपनी तैयारी, जब जो लोग कर रहे हों उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मूल बात यह है कि मैं जो सबसे बड़ी सहानुभूति मेरी हिंदी माध्यम की उन बच्चों से है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों से है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों को तो विशेष। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो करने आए हैं आप वो कीजिए। कि मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ भटकाव में चले जाते हैं, तो इस ग्लैमराइजेशन से बचना है। आप तैयारी करने आए हो तो पहले ये ध्यान रख लो कि कितनी सीट्स हैं और कितनी सफलता की संभावनाएं हैं, तो आप प्लान भी जरूर तैयार रखें। मैंने भी प्लान भी अपना कोचिंग के लिए सोचा था, लेकिन वो भी इतना सटीक प्लान भी नहीं था। तो मैं जिस गलती को मैंने दोहराया वो मैं नहीं चाहता हूँ दोहराए, और सौभाग्यशाली रहा, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप प्रयास कीजिए कि आप जो करने आए वो करें। टीचर्स की या कोचिंग्स की अंधभक्ति करने से बचें, मेरा यही मानना है, मैंने यहाँ बच्चों में देखा है। तो अंधभक्ति करने से बचें। आपका विवेक जो कहता है, जो आपके लिए सही है, आपके माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप पहले ये समझो कि आपको जो पैसे भेज रहे हैं तो वो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उनको निभाओ। आप ये देखो कि जो करना है वो करो, ना कि इन सब चीज़ों में, ग्लैमराइजेशन में और दिल्ली की चकाचौंध में पढ़ो। तो हमारा विशेष तौर पे आपसे निवेदन ही है कि पढ़ाई के प्रति थोड़ा गंभीरता लाएं, और सटीक पढ़ाई के प्रति, मतलब हमारे शब्दों में बोले, जो भोकाल बनाने से बचें और सटीक पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रहें। शुक्रिया अमरजीत, आपने समय दिया, बातचीत की। हम आप चाहेंगे कि आप आगे भी इसी तरह से लगातार अच्छा करते रहें। आपको आगे की यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए।